का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह कंप्लीट जहां टारगेट दिया गया है वहां ही यह गिरेगा। यह दोनों में अंतर है, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल संपन्न देश बन गया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि लारा दत्ता के पति का नाम क्या है, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। लारा दत्ता के जो पति हैं उन्हें एक टेनिस प्लेयर है, उनका नाम बताइएगा आप लोग। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स पहला है, जबरदस्त प्रश्न है। 73वां जो हम लोग मिस यूनिवर्स का जिक्र कर रहे थे कि मैक्सिको में आयोजन होगा, तो इसका समापन समारोह हो गया है। विजेता के अभी नाम की घोषणा हो चुकी है। तो 73वां मिस यूनिवर्स 2024 जो कि मैक्सिको में आयोजन हुआ था, विजेता बन गई है विक्टोरिया कैरे थेलविंग। यह डेनमार्क की सुंदरी है, डेनमार्क की पहली विजेता है। डेनमार्क से मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली है ये विक्टोरिया कैरे थेलविंग। पॉइंट को ध्यान रखना है कि पहली है। 21 वर्षीय, 21 वर्ष इनका एज है। 21 वर्ष में ये मिस यूनिवर्स बन गए, 73वीं मिस यूनिवर्स। पहला मिस यूनिवर्स का आयोजन कब हुआ था? तो पहला मिस यूनिवर्स का आयोजन 1952 में हुआ था। आर्मी क्रूसेला ने जीता था, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। फिनलैंड को किस नाम से लोग जानते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। इसे भी ध्यान रखना है। अब हम लोग 2024 और 2023 की जो सुंदरी है भारत की और वर्ल्ड की, उसे एक बार देख लेते हैं सभी कंपटीशन की। मिस यूनिवर्स इंडिया ये रिया सिंघा बनी थी, और रिया सिंघा ने ही जो मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन मैक्सिको में हुआ था, भारत को रिप्रेजेंट किया था। भारत की ओर से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, परंतु ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। 12 अंडर 12 में भी ये नहीं आ पाई थी रिया सिंघा। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल है, उज्जैन की रहने वाली है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता पंजाब की रहने वाली है, और पहली भारतीय बन गई है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली रचेल गुप्ता। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्रिस्कोवा है गणराज्य की, और मिस यूनिवर्स 2023 कौन थी? सेनिम प्लासियो, जो कि निकारागुआ की थी। और सेनिम प्लासियो ने के बाद अब बन गई है मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैरे थेलविंग। तो थोड़ा देख लेते हैं भारत से कौन कौन यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स भारत से विजेता कितने और कौन कौन है? तो भारत की जो मिस यूनिवर्स है वो 3 है। कौन कौन है? सबसे पहले जो जीता था सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का कंपटीशन जीता था भारत की ओर से 1994 में। लारा दत्ता 2000 में। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि लारा दत्ता के पति का नाम क्या है, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। लारा दत्ता के जो पति हैं उन्हें एक टेनिस प्लेयर है, उनका नाम बताइएगा आप लोग। हरनाथ संधू 2021 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 2021 के बाद अब 3 साल हो गए हैं, तो ये कंपटीशन हमें अभी तक हम लोगों ने नहीं जीता है। ई तूफान किस क्षेत्र में आया है? तो मैन ई तूफान फिलीपींस में आया हुआ है। 1 महीने के अंदर यह फिलीपींस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में 6वां तूफान है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ उसागी तूफान आया था, इसके बाद अब आ गया है मैन ई तूफान। यह 6ठा तूफान है। यहाँ तूफान को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला जो कि यहाँ लुजोन द्वीप पर स्थित है। मनीला जो है जो राजधानी यह लुजोन द्वीप पर स्थित है। 24 में जो आए इंपॉर्टेंट है उनके बारे एक बार रिविजन कर लेते हैं हम। रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, और रेमल का अर्थ होता है रेत, और रेमल का नामकरण किया गया था ओमान देश द्वारा। असना तूफान आया था अरब सागर में, पाकिस्तान द्वारा नामकरण, और असना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एम्पिल तूफान जापान में, सान भी जापान में, अलवारो तूफान मेडागास्कर में, यागी तूफान दक्षिणी चीन सागर में या फिर प्रशांत महासागर में चीन वियतनाम को प्रभावित किया था। हेलेन तूफान अमेरिका में अटलांटिक महासागर में आया था। मिल्टन, ग्रीक, लेस्ली ये तीनों तूफान अमेरिका में यानी अटलांटिक महासागर में। ऑस्कर तूफान क्यूबा बहामास को प्रभावित किया, कैरेबियन सागर में आया था। दाना तूफान बंगाल की खाड़ी में, नामकरण कतर द्वारा किया गया है। दाना का अर्थ होता है उदारता या उपहार। कोंग रे तूफान ताइवान में आया था। ट्रामी तूफान वियतनाम में। राफेल तूफान क्यूबा में अटलांटिक महासागर में, और अभी उसागी और मैन ई तूफान फिलीपींस में आया है। जापान वाले क्षेत्र में जो टाइफून आते हैं, यानी जापान फिलीपींस वाले इस क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उसे टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उसे विली विली कहते हैं।
मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उसे हरिकेन कहते हैं। मिसिसिपी नदी बेसिन यानी कि अमेरिका के आसपास जो क्षेत्र में आते हैं उन्हें टोरेंडो कहते हैं। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उसे चक्रवात कहते हैं। पहला हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दिया गया है, डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा के तट पर इसे लॉन्च करके सफल परीक्षण कर लिया गया है। यह हाइपरसोनिक भारत का पहला है। इसके रेंज कितनी है? तो 1500 किलोमीटर रेंज है। 1500 किलोमीटर तक यह अनेक प्रकार के पेलोड को ले जा सकता है। और इसका तैयारी कहाँ की गई? इस मिसाइल को तैयार कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इसकी तैयारी की गई है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि से 5 गुना स्पीड ज़्यादा। ध्वनि से 5 गुना स्पीड ज़्यादा होती है हाइपरसोनिक का मतलब। और इसे 5 मेग भी कहते हैं, 5 मेग भी कहते हैं। तो इसे यानी कि हाइपरसोनिक की जो स्पीड है 5 मेक है। बैलिस्टिक मिसाइल की भी स्पीड जो 5 मेक ही होती है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान के बाद अपना रास्ता यह बदल सकता है। अगर टारगेट दे दिया जाता है, अगर टारगेट इसे दे दिया गया है हाइपरसोनिक को, अगर टारगेट को चेंज करना है तो इसके टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है। परंतु बैलिस्टिक मिसाइल को अगर एक बार टारगेट देकर उड़ान दे दिया गया तो फिर यह इसको दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह कंप्लीट जहाँ टारगेट दिया गया है वहाँ ही यह गिरेगा। यह दोनों में अंतर है, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल संपन्न देश बन गया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। तो 2024 की थीम क्या है? नेशनल एपिलेप्सी डे यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम क्या है? माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। थीम को भी याद रखें क्योंकि थीम से प्रश्न बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो दिवस की बात चलिए एक बार सभी दिवस नवंबर महीने का हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है 8 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया है 1 नवंबर को। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 4 नवंबर को गंगा उत्सव दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्टेम दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को राष्ट्र झारखंड स्थापना दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को होती है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये पुरस्कार है। इस नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाएंगे नाइजीरिया के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे विदेशी हैं। पहले भारतीय और दूसरे विदेशी हैं। तो पहले विदेशी कौन थे? तो पहले विदेशी थी एलिजाबेथ दोकी। 1969 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था नाइजीरिया की ओर से। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। यहाँ की करेंसी नाइजीरियन नायरा है। राष्ट्रपति बोला टिनुबे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नाइजीरिया की यात्रा पर थे। यहाँ से फिर वो ब्राजील जाएंगे। G20 सम्मेलन में वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे ब्राजील में। G20 के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसी वीडियो में आप लोग देखते रहिए। रीप्रेक्स 2024 अभ्यास, इसका फुल फॉर्म बनता है रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजन किया गया है। 12 से 14 नवंबर के बीच आयोजन किया गया था पारादीप उड़ीसा के तट पर। क्यों किया गया था? उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य से किया गया था कि समुद्र जो प्रदूषण हो रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। रीजनल रीफ्रेक्स 2024 अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में होती है। पहले महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे? V.A. कामत थे भारतीय तटरक्षक बल के। वर्तमान में जो कि 26वें रैंक के हैं, कौन है? महानिदेशक परमेश शिवमणि है। आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम।
नो योर मेडिसिन ऐप, यही एक एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किया गया है भारत के खेल युवा मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? खिलाड़ियों द्वारा तो दवा ली जाती है, तो खिलाड़ियों को दवा जो ली जाती है किसी भी कारण से, तो उनको ये पता चल सके, इस एप्लीकेशन का यूज करके वे पता कर सकते हैं कि अगर इस दवा को हम लेते हैं तो डोपी के अंतर्गत तो ये दवा नहीं आती, इसमें जो इंग्रेडिएंट है, दवा में जो इंग्रेडिएंट है वो डोपी के अंतर्गत तो नहीं आती है। तो इस मेडिसिन का यूज करके वो जान सकते हैं कि ये दवा डोपी के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो उनकी इस दवा को लेने से उन्हें किसी तरह का डोपिंग के केस में वो तो नहीं फंस सकते हैं। तो इसलिए इस मेडिसिन को लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है खिलाड़ियों के हेल्थ के लिए और खिलाड़ियों के कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसका जो डेवलप किया गया नाडा ने इसका डेवलप किया, इस एप्लीकेशन को बनाया है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना, नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए G20 की मैंने बात की थी, तो G20 19वां G20 सम्मेलन है, 2024 में किया जा रहा है। ब्राजील में इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 से 19 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। 2024 G20 की थीम भी है, थीम है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। थीम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 18 से 19 नवंबर में। तो नाइजीरिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 का हिस्सा में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्राजील जाएंगे। 2023 का जो G20 सम्मेलन था, 18वां G20 सम्मेलन, और भारत में आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 18वां G20 सम्मेलन 18th। 2025 का कहाँ होगा? तो 2025 का G20 सम्मेलन जो 20th रैंक का होगा वह दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। तो ब्राजील में कहाँ किया जा रहा है? रियो डी जेनेरियो में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर विकसित भारत, यह एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो मोदी जी से संबंधित जितनी पुस्तक होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यह पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने का चांस 99% चांस रहता है। इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा और राइटर का नाम भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। बहुत ही कम समय में कंप्लीट मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आशा करता हूं पसंद आता होगा वीडियो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।